हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम विजन आईएएस के मई मंथ के पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन को कवर करेंगे। नाउ इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। क्योंकि इसमें हम बहुत सारे पॉलिटी की ऐसी चीजें, बहुत सारी गवर्नेंस की ऐसी चीजें कवर करेंगे जो आज तक आपको ट्रबल किया करती थी। जैसे पैरोल, फर लॉ और बेल में क्या डिफरेंस होता है, या फिर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स किस रैशनल पे क्लासिफाई की गई थी। अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिलोंग टू पार्ट सी या पार्ट डी, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो आपको याद ना करना पड़े तो इसका कोई रैशनल होगा इस क्लासिफिकेशन का, तो हम वो समझने की कोशिश करेंगे। हम नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए, नार्को टेस्ट हैज बीन सो मच इन न्यूज लेटली। आप जानते हैं श्रद्धा वालकर और पूनावाला केस के बाद नार्को टेस्ट बहुत ज्यादा न्यूज में था। फिर उसके बाद रेसलर्स प्रोटेस्ट में भी जब रेसलर्स ने कहा कि आप नार्को करवा लीजिए, तो उसके बाद भी नार्को टेस्ट बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको इन तीनों में डिफरेंस पता हो। ऑल्सो आपकी एथिक्स की केस स्टडीज में भी नार्को, पॉली और ब्रेन मैपिंग में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आई विल टेल यू हाउ, और इस पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हम आज जो पॉलिटी और गवर्नेंस की डिस्कस करेंगे जो आज तक आपको ट्रबल किया करती थी। इस वीडियो के बाद डेफिनेटली इट विल बिकम अ केक वॉक फॉर यू। आप वो चीजें कभी नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छे से आपको हर चीज समझ आ जाएगी। सो इन केस यू फाइंड दीज वीडियोज हेल्पफुल, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. ऑल्सो हम अगले 3 से 4 दिन में कोशिश करेंगे कि इस विजन आईएएस मैगजीन के जितने भी ट्रबलिंग सेक्शंस हैं, जैसे इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, ये सारे सेक्शंस को हम कवर करने की कोशिश करें। अगर आप किसी और सेक्शन को भी चाहते हैं कि उसकी वीडियो भी अपलोड की जाए चैनल पे, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो। एंड लेट्स बिगिन। तो पहला जो हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023। तो देखिए, न्यूज आप जानते हैं कि न्यूज क्या है इसके पीछे। आप ये जानते हैं कि केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस इशू की है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी यानी कि जीएनसीटीडी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023, जो बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रही है, अमेंड करने की कोशिश कर रही है जीएनसीटीडी एक्ट 1991 को। ओके, तो ये बात आपको पता है, इट्स बिन सो मच इन न्यूज। आप जानते हैं जो दिल्ली सीएम है वो बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टी से मिल रहे हैं, लीडर से मिल रहे हैं, ताकि वो सपोर्ट गार्नर कर सके अपने स्टैंड पे। यानी कि उनके हिसाब से ये जो ऑर्डिनेंस लाई गई है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो जब मैंने ये बोला कि ये जो ऑर्डिनेंस लाई गई है केंद्रीय सरकार द्वारा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो ऑफकोर्स इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ने या ऑर्डिनेंस ने कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ किया होगा या उसको ओवर रूल करने की कोशिश की होगी। जी हाँ, वही स्टैंड दिल्ली सीएम का है। तो क्या ऐसी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी जो दिल्ली सीएम कहते हैं कि उसको ओवर रूल किया गया है इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस द्वारा? तो वो चीज यहाँ पे लिखी है, 2023 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। अब आप देखिए, जानते हैं दिल्ली एक स्पेशल यूनियन टेरिटरी है और ये स्पेशल स्टेटस इस यूनियन टेरिटरी को एक आर्टिकल प्रोवाइड करता है जिसका नाम है आर्टिकल 239 AA। आप जानते हैं दिल्ली के पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, खुद की इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो ऑफ कोर्स ये मोर और लेस 3 सब्जेक्ट्स को अगर आप स्टेट लिस्ट में से हटा दें तो ये एक स्टेट है, राइट? तो यही चीज बेसिकली कोट करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि देखिए, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का फायदा ही क्या है। जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट एक लॉ बना रही है पार्लियामेंट के माध्यम से, तो उसको उस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए वो सर्विसेज को, आईएएस ऑफिसर्स को या बाकी ऑफिसर्स को डायरेक्शंस ही नहीं दे सकती कि आप हमारे बनाए गए इस लॉ को इस तरह से इंप्लीमेंट करें। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का तो कोई फायदा ही नहीं है, वो लॉ ही बनाते रहेंगे, लेकिन लॉ does not make any sense unless it is implemented, right? तो यही चीज कोट करते हुए, स्पेशल स्टेटस को कोट करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने या सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया that the elected government of the NCTD has legislative and executive power over services। ये services सब्जेक्ट आता है स्टेट लिस्ट में, यानी कि लिस्ट 2 में, एंट्री 41 में। ओके,
तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट में ये भी कहा, देखिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं या एलजी हैं दिल्ली के, he or she is bound by the aid and advice of the Council of Ministers of NCTD in relation to matters within the legislative scope of NCTD। ठीक है, तो NCTD के लेजिस्लेटिव स्कोप में सब कुछ आता है जो स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, एक्सेप्ट 3 पर्टिकुलर मैटर्स। आप जानते हैं पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। उसको छोड़ के हर एक चीज पे एलजी अगर कुछ भी अप्रूव कर रहा है तो वो वुड बी ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। ओके, तो ये चीज आप जानते हैं। हम यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं कि आर्टिकल 239AA क्या कहता है, फिर हम देखेंगे कि ऑर्डिनेंस क्या कहती है। ओके, तो आप जानते हैं आर्टिकल 239AA को इंसर्ट किया गया था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 द्वारा। ओके, जिसकी वजह से बेसिकली दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। किसकी रिकमेंडेशंस पे? कमिटी की रिकमेंडेशंस पे, जिसका नाम है एस बालाकृष्णन कमिटी। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अगर तो एक और चीज, अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड। पहला तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे, दूसरा एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फेडरलिज्म पे, राइट। तो ये फेडरलिज्म पे एक ब्लॉट है, नहीं है, कुछ भी आप सटल तरह से इसको अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं। और तीसरा डायरेक्ट दिल्ली पे क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली के पास एक स्पेशल स्टेटस होने के बावजूद रिसेंटली वी आर सीइंग सम डिफरेंसेस बिटवीन द सेंटर स्टेट रिलेशंस, ऐसा कुछ भी करके एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन दिल्ली स्पेसिफिक आ सकता है। अगर तो ऐसा होता है तो आपका जो इंट्रोडक्शन होगा आपके GS2 में, आपको उसमें लिखना पड़ेगा आर्टिकल 239AA और 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यू विल हैव टू राइट इट देयर एंड देन। उसी समय आपको याद आ जाना चाहिए कि इंट्रो में तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल होना ही चाहिए, एक अमेंडमेंट होनी ही चाहिए। ओके, तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 239AA क्या प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि मैंने कहा, एनसीटी ऑफ दिल्ली को बेसिकली दिया जाता है खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली और एक एडमिनिस्ट्रेटर। आप जानते हैं यूनियन टेरिटरीज के पास एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसे हम दिल्ली के केस में एलजी कहते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास क्या पावर्स होंगी? टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट एक्सेप्ट 3 सब्जेक्ट्स, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। देखिए, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या दिल्ली को फुल स्टेटहुड प्रोवाइड कर देना चाहिए, तो आपका आंसर इसमें आइडियली नो होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ एक हमारी भारत की कैपिटल भी है, राइट। तो बहुत सारे आपको इसमें चीजें, सिक्योरिटी कंसर्न्स लिखने पड़ेंगे, यहाँ पार्लियामेंट है, यहाँ एम्बेसीज हैं बाकी कंट्रीज की, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जब सोचा ही गया था कि 3 उनके पास चीजें होंगी ही नहीं, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, तो ऑफ कोर्स इनका रैशनल है कुछ, राइट। तो ये सारी चीजें मेंशन करके बहुत ही होलिस्टिक और बहुत ही बैलेंस्ड आंसर लिखिएगा कि ठीक है, अगर स्टेटहुड नहीं तो लेकिन बहुत सारी चीजों में, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट कहता है कि एड एंड एडवाइस पे काम करे, ये सब कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा एलजी और उनके मिनिस्टर्स के बीच में, तो एलजी उस मैटर को किसको रेफर करेंगे? प्रेसिडेंट को। ये आर्टिकल 239AA में लिखा हुआ है। ओके, अब हम देखते हैं न्यूज और क्या कहती है। ओके, तो ये सब कुछ हमने देख लिया। ऑर्डिनेंस नलिफाइज द इफेक्ट ऑफ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन एंड वी हैव डन दैट। अब हम देख लेते हैं कि की हाईलाइट्स क्या है इस ऑर्डिनेंस के। पावर्स टू लेजिस्लेट ओवर सर्विसेज। ओके, तो ऑर्डिनेंस ये कहती है कि दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कोई पावर नहीं होगी कि वो सर्विसेज सब्जेक्ट पे लॉ बना सके, चाहे वो स्टेट लिस्ट में आता हो उसके बावजूद भी। ओके, तो सर्विसेज पे क्या क्या बेसिकली लॉ बनते हैं या रूल्स बनते हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड, विजिलेंस से रिलेटेड, तो वो अब आप नहीं बना सकते। ये जो ऑर्डिनेंस है वो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने की बात करता है जिसका नाम है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। ओके, तो ये जो अथॉरिटी होगी ये रिकमेंडेशंस दिया करेगी एलजी को रिगार्डिंग पोस्टिंग, विजिलेंस, ट्रांसफर्स और बाकी जितने भी सर्विसेज रिलेटेड मैटर्स हैं।
आपको नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में ये पता होना चाहिए कि इनका चेयरपर्सन, इस बॉडी का चेयरपर्सन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ही होंगे। तो फिर आप सोचेंगे कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर इतनी हर जगह ऑपोजिशन पार्टीज का सपोर्ट क्यों गार्नर कर रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है कि चीफ मिनिस्टर को डायरेक्टली चेयरपर्सन बना दिया। तो वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 और मेंबर्स हैं इस बॉडी के, इस अथॉरिटी के, और वो है दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट। और आप जानते हैं जब केंद्रीय सरकार की एक ऑर्डिनेंस ने सीधा सीधा ये कह दिया कि सर्विसेज तो हमारे अंडर आएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगी, तो यानी कि अगर मेजॉरिटी के बेसिस पे, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के बेस पे एक डिसीजन लिया जाएगा तो मेजॉरिटी तो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाएगी यहाँ पे। यही दिल्ली सीएम का कहना है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी भी आपके और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट भी आपके। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऑल मैटर्स रिक्वायर्ड टू बी डिसाइडेड बाय NCCSA will be shall be decided by majority of votes. Of course, we have done with that. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट बोथ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और जैसे कि मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी, जब सर्विसेज उन्हीं के पास आ गई। अब हम देखते हैं कि एलजी की पावर्स क्या है। एलजी अपनी सोल डिस्क्रिशन में काम करेंगे, ओके, और उनकी डिस्क्रिशनरी रोल को और एक्सपैंड कर दिया गया है, क्योंकि अब उनको वो पावर्स भी दी गई हैं जिससे वो अप्रूव कर सकते हैं रिकमेंडेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो अभी हमने ऊपर देखी। ओके, या फिर वो उनको रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न भी कर सकते हैं कि हमें लग रहा है कि ये ट्रांसफर सही नहीं है, सो आप प्लीज इसको रिकंसिडर कीजिए। और एलजी का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है उनके बीच में और अथॉरिटी के बीच में। तो ये बेसिकली ऑर्डिनेंस के बारे में था जो रिसेंटली आई है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है ऑर्डिनेंस से रिलेटेड। अगर तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स पे अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पास कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स दे एक्चुअली गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स पे GS2 में ऑलमोस्ट 1 साल बाद एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो कुछ सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स ऑफ कोर्स आपको लिखने पड़ेंगे। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स लिखने ही पड़ेंगे, यानी कि आप DC वाधवा तो लिखेंगे ही लिखेंगे। तो ये कुछ 3 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। आप इसको एक पेपर पर नोट कर कर लिखिए, रखिए अपने पास इस तरह की जो जजमेंट्स हैं। तो पहली जजमेंट क्या है? RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970। एपेक्स कोर्ट हेल्ड, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 केस में क्या कहा है कि प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है उसे चैलेंज किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि इमीडिएट एक्शन की तो जरूरत ही नहीं। देखिए, ऑर्डिनेंस कब बनाई जा सकती है एक प्रेसिडेंट या फिर एक गवर्नर द्वारा? वो तब बनाई जा सकती है जब कोई भी एक हाउस जो है वो सेशन में नहीं है, ओके, वो रिसेस में चल रहा है, और इस वजह से लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई जिसके वजह से एक इमीडिएट लॉ की जरूरत है, एक इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। तो ऑफ कोर्स वो कौन पूरा करता है? प्रेसिडेंट या गवर्नर, वो रोल, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई इमीडिएट एक्शन की जरूरत थी ही नहीं और ऑर्डिनेंस केवल इस वजह से लाया गया क्योंकि डिबेट को, डिस्कशन को, पार्लियामेंट को ही बाईपास करना था, तो डेफिनेटली उस ऑर्डिनेंस को क्वेश्चन किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। ये कहा गया था RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 केस में। तो आप ऑफ कोर्स इसका मेंशन जरूर करेंगे। दूसरा केस क्या है? DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987। इसमें कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि legislative power of executive to promulgate ordinances is to be used in exceptional circumstances। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही चीज कही गई है कि इसको एक एक्सेप्शनल पावर है तो एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में ही यूज किया जाए, इसको एक सब्सटीट्यूट या एक और हमारे पास ऑप्शन है लॉ मेकिंग का, उसको इस तरह से ना देखा जाए। तीसरा केस क्या है? कृष्ण कुमार सिंह यानी कि KK सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1994। तो ये इसमें कोर्ट ने क्या होल्ड किया था कि देखिए,
आप जानते हैं आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 213, यानी कि प्रेसिडेंट के केस में आर्टिकल 123, गवर्नर के केस में आर्टिकल 213, ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बात करता है। तो ये जब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर तो वन ऑफ द हाउसेज नॉट इन सेशन या रिसेस चल रही है या जो भी है ना, और साथ में प्रेसिडेंट या गवर्नर सेटिस्फाइड हैं कि एक इमीडिएट एक्शन की जरूरत यहाँ पे हमें दिख रही है, तो ही एक ऑर्डिनेंस बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पे गवर्नर की सेटिस्फैक्शन या प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है। उनकी सेटिस्फैक्शन मालाफाइड थी या सही नहीं थी, इन ग्राउंड्स पे भी क्वेश्चन किया जा सकता है। ओके, सो रिमेंबर दीज 3 पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। अब हम आते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर पे, और क्या लिखा है यहाँ पे। ओके, तो देखिए ऐसा नहीं है कि हमारा जब संविधान लिखा गया तो पहली बार हमने ऑर्डिनेंस का नाम सुना। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में भी इसका वर्णन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें भी प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस का मेंशन था। तो हमने बस इस लेगेसी को कंटिन्यू किया। ओके, तो ये चीज यहाँ लिखी है। आप जानते हैं ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी मेजर है, एक टेम्परेरी नेचर है इस पर्टिकुलर चीज का, इस पर्टिकुलर पावर का। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेंस को अप्रूव भी करवाना होता है पार्लियामेंट द्वारा या लेजिस्लेचर द्वारा, क्योंकि अल्टीमेटली जो लॉ मेकिंग पावर है वो हमारे नियुक्त किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स के पास है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जब तक वो उसको पास नहीं कर देते लेजिस्लेटिव बॉडी में, तब तक वो ऑर्डिनेंस का कुछ वजूद नहीं है। इन द सेंस टेम्परेरी मेजर पे इमीडिएट एक्शन के रूप में तो वो चल जाएगी, लेकिन इसकी वैलिडिटी इज ओनली फॉर 6 वीक्स फ्रॉम द डेट व्हेन द नेक्स्ट सेशन स्टार्ट्स। यानी कि फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट सेशन जो बैठ रहा है, अभी तक रिसेस में था, लेकिन नेक्स्ट सेशन जो है वो कल से शुरू हो रहा है, तो कल से लेके अगले 6 हफ्तों के अंदर अंदर उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को अप्रूव या पास करवाना होगा। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर देखिए 2 हाउसेज हैं फॉर एग्जांपल, लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा कल बैठ रहा है लेकिन राज्यसभा परसों बैठ रहा है नए सेशन में, तो राज्यसभा क्योंकि परसों बैठ रहा है तो परसों से अगले 6 हफ्ते, आप समझ गए, वही चीज यहाँ पे लिखी है। द 2 हाउसेज स्टार्ट देयर सेशंस ऑन डिफरेंट डेट्स, द लेटर ऑफ द 2 डेट्स विल बी कंसिडर्ड। ओके, द ऑर्डिनेंस में लैप्स अर्लियर। ओके, अगर देखिए विड्रॉ कर लेते हैं खुद ही प्रेसिडेंट या गवर्नर, तब भी वो लैप्स हो जाएगी ऑर्डिनेंस, या फिर जो दोनों हाउसेज हैं वो रेजोल्यूशंस पास कर देते हैं डिसअप्रूविंग द पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस, देन ऑल्सो इट इज सॉर्ट ऑफ विड्रॉन, और मतलब वैलिड नहीं रहेगी। ऑर्डिनेंसेस कैन ओनली बी इशूड ऑन द मैटर्स ऑन विच पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज एंड आर सब्जेक्ट टू द सेम। अब देखिए एक और चीज, अगर तो आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से पर्टिकुलर मैटर्स पे ऑर्डिनेंस बनाई जा सकती है, तो आपको बस अपने दिमाग में ये एक फैक्टर रखना है कि जिस चीज पे पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना सकती है, उस चीज पे ऑर्डिनेंस बन सकती है। तो ये पार्लियामेंट क्या इस पे लॉ बना सकता है? बना सकता है, तो ऑर्डिनेंस भी बन सकती है। क्या इस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है? बना सकता है, तो उस पर ऑर्डिनेंस बन सकती है। ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। ओके, जो पार्लियामेंट लॉ ही नहीं बना सकता वो उस पर ऑर्डिनेंस भी नहीं बन सकती, सिंपल। However, governor of a state cannot। अब देखिए एक और चीज यहाँ लिखी है, गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स हैं, लेकिन कहीं चीजों पे वो ऑर्डिनेंस गवर्नर नहीं मेक कर सकते विदाउट द रेफरेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसे कौन से केसेस हैं? जब जिस तरह की ऑर्डिनेंस बन रही है, अगर उसे बिल के माध्यम से लाया जाता लेजिस्लेचर द्वारा, तो उस बिल को प्रायर अप्रूवल की जरूरत थी प्रेसिडेंट की। तो यहाँ पे भी गवर्नर जब ऑर्डिनेंस लेके आएगा तो उनको बेसिकली प्रेसिडेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। ओके, एक और चीज, इफ गवर्नर वुड हैव डीम्ड इट नेसेसरी टू रिजर्व, जी वही चीज आपने जो लक्ष्मीकांत में पढ़ी है, कहीं केसेस में गवर्नर हैज टू रिजर्व अ पर्टिकुलर बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। तो वही चीज अगर वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से बना रहे हैं उस बिल को, या लॉ मेकिंग कर रहे हैं, उसको भी उनको रिजर्व करना पड़ेगा, ओके, प्रेसिडेंट के लिए। एक और चीज, इफ एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कंटेनिंग सेम प्रोविजंस वुड हैव बीन इनवैलिड विदाउट रिसीविंग प्रेसिडेंट्स एसेंट, अगर कोई भी इस तरह का बिल है, लॉ है, जो इनवैलिड होता अगर उसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल ना मिलता,
तो वो यहाँ पे भी इनवैलिड ही होगा अगर प्रेसिडेंट का अप्रूवल ना लिया गया तो। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि इश्यूज क्या है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर तो अच्छी है ना, कंटिन्यूटी ला रही है। अगर देश को कभी भी जरूरत पड़े लॉ की तो इसमें निर्भर ना रहना पड़े हमें सिर्फ और सिर्फ के पार्लियामेंट सेशन में है कि नहीं इस बात पे, तो उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर की पोस्ट है कंटिन्यूटी के लिए, है ना, या फिर इन तरह की चीजों के लिए प्रेसिडेंट और गवर्नर की पोस्ट एग्जिस्ट करती है अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इश्यूज क्या है फिर, है ना। तो इश्यूज ये हैं कि इसका ओवर यूज होता हुआ दिखता है। आप जानते हैं बहुत सारे केसेस में तो हमें रीप्रोमलगेशन भी दिखी है, यानी कि एक ऑर्डिनेंस कभी भी लेजिस्लेचर के पास गया ही नहीं। एक ऑर्डिनेंस आया, फिर उसको रीप्रोमलगेट कर दिया गया, फिर उसका जब टाइम पीरियड खत्म होने लगा था फिर दोबारा रीप्रोमलगेट कर दिया गया, तो लेजिस्लेचर से अप्रूव ही नहीं करवाया। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये चीज इसमें यहाँ पे लिखी है। आप जानते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या कहती है, आप जानते हैं कि तीन अगर ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूशन और या इम्प्लीमेंटेशन, और जुडिशरी का काम है जुडिकेशन। तो तीनों अपना अपना काम करें, तीनों एक दूसरे के काम में ना इंटरफेयर करें। लेकिन आप जानते हैं जब एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर का काम दे दिया गया तो वो सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है। और क्या इश्यूज है, लैक ऑफ क्लैरिटी, राइट, कि क्या होती है आखिरकार इमरजेंसी सिचुएशन। जब फार्म बिल्स को देखिए, ऑर्डिनेंस मेकिंग पे कोई भी अगर क्वेश्चन आता है आपके मेंस में तो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लिखने के लिए। आप फार्म बिल्स का एग्जांपल लिख सकते हैं। तो फार्म बिल्स के केस में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठ रहा था उस समय एक्टिविस्ट द्वारा वो ये था कि किस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन कोविड में इमर्ज की कि फार्म बिल्स को ऑर्डिनेंस रूट के द्वारा लाया गया। तो इमरजेंसी सिचुएशन का कुछ डेफिनेशन नहीं है ना, या फिर नेसेसिटी वर्ड की, सेटिस्फेक्शन वर्ड की, ये कोई इन चीजों की डेफिनेशन ही नहीं एग्जिस्ट करती कॉन्स्टिट्यूशन में। तो लैक ऑफ क्लैरिटी है। अकाउंटेबिलिटी, जी वही बात, देखिए जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है वो इनडायरेक्टली तो आप कह सकते हैं कि हमें ही रिप्रेजेंट करते हैं, सिटीजन्स को ही, क्योंकि उनका जो एग्जिस्ट करता है इलेक्टोरल कॉलेज और वो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हमारी ही है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी इश्यूज तो है ही। अगर वो कोई भी लॉ लेके आएंगे या कोई भी ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, वो हमारे द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, तो वो जवाब किसको देंगे? इन द सेंस वो पार्लियामेंट में आके उनसे तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि आप ये लॉ क्यों लेके आए, क्योंकि वो पार्लियामेंट में आते ही नहीं है ना। तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ से अपहोल्ड की जाएगी? सेंटर स्टेट रिलेशंस, ओके। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस में यहाँ क्या लिखा है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हैज ऑफन एक्टेड एज अ बोन ऑफ कंटेंशन। जो इस केस में बेसिकली दिल्ली वाला ये जो केस है इसमें बोन ऑफ कंटेंशन की तरह ही एक्ट कर रहा है ये पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस। कंक्लूजन ये है कि देखिए हमें कुछ टर्म्स को डिफाइन करना चाहिए जो आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213 में लिखी है, जैसे इमरजेंसी सिचुएशन, नेसेसिटी, ये सब कुछ क्लैरिफाई कर देना चाहिए। ऑल्सो एग्जीक्यूटिव शुड एक्सरसाइज सेल्फ रिस्ट्रेंट। अगर देखिए हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी एक्टिविज्म नहीं करना चाहिए, सेल्फ रिस्ट्रेंट अपनाना चाहिए, अगर एग्जीक्यूटिव ये कहती है तो एग्जीक्यूटिव को भी सेल्फ रिस्ट्रेंट अपनाना चाहिए और स्पेरिंगली ही यूज करनी चाहिए इस लॉ मेकिंग पावर को। अब हम आते हैं दूसरे पर्टिकुलर टॉपिक पे, मॉडल प्रेजेंस एक्ट 2023। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेज को देखिए। मैं एक और चीज आपको बताती हूँ, दिल्ली से रिलेटेड 2021 में भी एक ऑर्डिनेंस आई थी जिसमें बहुत सारी स्टेटहुड से रिलेटेड के वो खुद रूल्स नहीं बना सकते डे टू डे वर्किंग के लिए भी। ये सब कुछ अगर आप बहुत समय से न्यूज़पेपर्स फॉलो कर रहे हैं, जनरली अवेयर हैं, तो आपको पता है। तो उस पर बहुत सारे टेस्ट सीरीज जब बनी मेंस की या फिर प्रीलिम्स की, तो उस पर क्वेश्चन था उससे रिलेटेड, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया यूपीएससी द्वारा। वो इसलिए नहीं पूछा गया क्योंकि आप जानते हैं कि ये चीज़ तो चलती रहेगी। अगर ये ऑर्डिनेंस आई है तो इसका काउंटर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पहुंच जाएंगे दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव्स या सीएम, है ना, या आम आदमी पार्टी। तो इसीलिए जिन पे सर्टेनिटी ना हो उस पे क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन एक चीज तो सर्टेन है, वो है दिल्ली की हिस्ट्री, कि दिल्ली एक पार्ट सी स्टेट थी, ये आपको पता है। इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अगर आप विजन आईएएस की, जैसे यहाँ भी लिखा है, पिछली मैगजीन्स देखेंगे जो हमने कवर की हैं, ओके, तो
पिछली मैगजीन्स अगर आप देखेंगे जनवरी मंथ की हमने कवर की है ये, तो उसमें हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट्स का काफ़ी इलेबोरेटिव मैनर में डिस्क्रिप्शन देखा था। तो अगर हम देखें पार्ट ए स्टेट्स कौन सी थी जो हमने अपने संविधान में जब हम नए नए इंडिपेंडेंट हुए, कौन सी स्टेट्स को पार्ट ए स्टेट्स कहना शुरू किया। ओके, तो ये वो स्टेट्स थी बेसिकली जो ब्रिटिश राज के गवर्नर्स हुआ करते थे, वो गवर्न करते थे। तो यानी कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो पार्ट ए स्टेट्स कहलाए गए। ये चीज आपको याद रखनी है। ऑफ कोर्स खुद सोचिए ना, ब्रिटिश जो प्रोविंसेस होंगी वही पार्ट ए में आएंगी, है ना। और क्या एग्जिस्ट करता था उस समय, ब्रिटिश राज जब था प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी, तो उनको पार्ट बी में रख दिया गया होगा। ओके, तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। पार्ट ए स्टेट्स में जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जिन्हें गवर्नर्स गवर्न किया करते थे, जिनमें खुद का स्टेट लेजिस्लेचर था, एक गवर्नर भी था, बेसिकली प्रॉपर स्टेट जो थी, ठीक है। तो इनमें 9 स्टेट्स थी कुछ करीब, जैसे वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ईस्ट पंजाब, ये सब वगैरह। पार्ट बी स्टेट्स कौन सी थी? पार्ट बी स्टेट्स बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स थी, जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया। ओके, तो इसमें आप जानते हैं कि एक राज प्रमुख हुआ करते थे, जो राज प्रमुख थे, यानी कि इन स्टेट्स में, अब हम संविधान के आने की बात कर रहे हैं, तो राज प्रमुख भी अपॉइंट किए गए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसमें 8 प्रिंसली स्टेट्स थी। प्रिंसली स्टेट्स तो ऑफ कोर्स आपको पता ही होनी चाहिए, आप पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, राइट, जिसमें हैदराबाद, सौराष्ट्र, मैसूर, त्रावणकोर, जम्मू एंड कश्मीर, ये सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जो इसमें ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करती होंगी। पार्ट सी स्टेट्स कौन सी थी? पार्ट सी स्टेट्स, जिसमें दिल्ली भी आती है। पार्ट सी स्टेट्स बहुत छोटी छोटी स्टेट्स थी, जिसको चीफ कमिश्नर्स जो थे ना ब्रिटिश टाइम पे भी, वो गवर्न किया करते थे। ओके, इसमें एक दो कुछ प्रिंसली स्टेट भी थी, पर मोर और लेस चीफ कमिश्नर्स इनको गवर्न करते थे। तो ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे और जो चीफ कमिश्नर थे, अब देखिए यहीं से यूनियन टेरिटरी का भी कॉन्सेप्ट आता है कि यूनियन टेरिटरी क्या है? यूनियन की टेरिटरी, यानी कि सरकार चाहे उनकी खुद की हो, लेकिन कंट्रोलिंग जो थ्रेड है वो एग्जिस्ट करता है, वो किसके हाथ में है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। तो वही चीज बेसिकली यहाँ पे भी चीफ कमिश्नर जो थे वो अपॉइंट किए जाते थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करते थे। तो दिल्ली है, और भी बहुत सारे, कच्छ, मणिपुर, अजमेर, ये कुछ कुछ जगहें थी, त्रिपुरा। अब पार्ट डी स्टेट्स तो सबसे आसान है, ये याद रखना। इसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर एग्जिस्ट किया करते थे, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अपॉइंट किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ओके, इसमें सिर्फ एक ही स्टेट थी, वो थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये आपको याद होना चाहिए। पार्ट डी इज वेरी इजी आई थिंक। अब हम आ जाते हैं मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं प्रिजन्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक इस बार के मेंस में इस पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो काफ़ी रिसेंटली उन्होंने एक स्पीच दी थी कॉन्स्टिट्यूशन डे पे आई थिंक, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि कई लोग कहते हैं कि और प्रिजन्स होने चाहिए, राइट, क्योंकि ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल्स है, तो उसका एक सोल्यूशन है कि मेक मोर प्रिजन्स। पर उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि देश अगर प्रोग्रेस कर रहा है सोशली हर चीज़ में, तो हमें तो बल्कि और जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जा रहे हैं तो एग्जिस्टिंग जेल्स को भी क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने अंडर ट्रायल्स की बात की। उन्होंने कहा क्यों किसी ने, जैसे अगर आप उनकी स्पीच सुनेंगे तो क्योंकि वो एक कमेटी की मेंबर रह चुकी हैं अपने पास्ट में, जेल्स कमेटी की मेंबर रह चुकी हैं, तो फिर वो बहुत सारे प्रिजन्स को विजिट किया करती थी और उनसे मिल के प्रिजनर से उनको ये पता चला कि किसी ने एक बारी किसी को गुस्से में थप्पड़ मार दिया, या किसी को यही नहीं पता कि बेल क्या होता है, या कोई बहुत गरीब है जस्ट बिकॉज वो अंडर ट्रायल की तरह 10-10 साल से पड़ा हुआ है ना। तो इसीलिए प्रिजन रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। तो ये प्रिजन जो टॉपिक है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसीलिए हम अब देखेंगे कि यहाँ मॉडल प्रिजन्स एक्ट क्या कहता है, और फिर हम फरलॉ और परोल और बेल में भी डिफरेंस देखेंगे। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रिपेयर किया है मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023, जो रिप्लेस कर देगा प्रिजन्स एक्ट 1894। अब देखिए यहाँ एक और चीज़ आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या कहता है कि कोई भी इंसान अगर प्रिजन में है,
यानी कि कोई भी एक अंडर ट्रायल है या फिर कोई भी इनकार्सरेटेड प्रिजनर है, कोई भी कॉन्विक्ट है, कुछ भी है, उसके पास राइट टू वोट नहीं है। अब लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी जो बहुत सारे पब्लिक डोमेन में डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो पहली बात तो आपको ये पता चल गई कि अगर आप जेल में हैं, आप अंडर ट्रायल हैं, आपका ट्रायल आप वेट कर रहे हैं, शुरू होगा या चल रहा है या जो भी, अभी आप कॉन्विक्ट भी नहीं हुए हैं, कॉन्विक्ट हो चुके हैं, आप वोट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जेल में हैं तो आप इलेक्शन जरूर लड़ सकते हैं। तो दिस इज वेरी आयरॉनिक, बहुत सारे लोगों का ये कहना है वोट नहीं कर सकते पर इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर तो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत कैद किया गया है, मतलब आप जानते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, तो आपके पास राइट टू वोट है। ये 2-3 चीजें आपको यहाँ पता होनी चाहिए थी। अब हम देखते हैं, जब हम ये कह रहे हैं ये जो मॉडल प्रिजन्स एक्ट आया है वो प्रिजन्स एक्ट 1894 को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है, तो ऑफ कोर्स देखिए ये प्री इंडिपेंडेंस एरा का एक एक्ट था, है ना, और कॉलोनियल लेगेसी है इसमें। और जब अंग्रेज ये एक्ट लाए गए होंगे तो वो तो इंडियंस को दबाने के लिए, बहुत बुरा बर्ताव करने के लिए लाए गए होंगे। तो जो इसमें करेक्टिव मेजर या रिफॉर्मेटिव मेजर या रिहैबिलिटेटिव मेजर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, यहाँ तो सिर्फ पनिशमेंट का मेजर एग्जिस्ट करता होगा। तो वो चीज़ इतने साल बाद तक आज तक रिफॉर्म नहीं हुई, वो गलत थी। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक नया मॉडल प्रिजन्स एक्ट लेकर आए हैं। तो अगर हम देखें प्रिजन्स एक्ट 1894 क्या कहता है, ये एक फर्स्ट लेजिस्लेशन था जिसने गवर्न किया या फिर डील करता था मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स इन इंडिया से रिलेटेड। ओके, ये बेसिकली किसकी रेकमेंडेशन पे ये पर्टिकुलर एक्ट लाया गया था? प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी अपॉइंटेड इन 1836 बाय लॉर्ड मैकॉले। तो ये आपको याद होना चाहिए आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना कि प्रिजन्स एक्ट 1894 में प्रिजन को डिफाइन कैसे किया गया है। एनी जेल और प्लेस यूज्ड परमानेंटली और टेम्परेरली फॉर द डिटेंशन ऑफ प्रिजनर्स। जरूरी नहीं है कि वो एक जेल ही हो, एक कोई भी हॉल है, कोई कम्युनिटी प्लेस है, कम्युनिटी सेंटर है, उसको भी अगर टेम्परेरी मेजर के लिए भी आपने प्रिजनर्स की डिटेंशन के रूप में यूज किया है तो वो प्रिजन है। ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। लेकिन 2 चीजें यहाँ एक्सक्लूड की जाती हैं, वो है सब्सिडरी जेल्स और पुलिस कस्टडी। ओके, इसमें यहाँ पे प्रिजन्स एक्ट 1894 ने ले डाउन किया प्रोविजंस फॉर द प्रिजनर्स एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, विजिट्स एक्सेट्रा, कितनी विजिट अलाउड है नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। ओके, और अब देखिए आप जानते हैं क्योंकि करेक्टिव मेजर्स पे कोई एम्फेसिस नहीं दिया गया था, इसीलिए ये पर्टिकुलर नया मॉडल प्रिजन्स एक्ट आया है जो डायरेक्ट करता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को टू रिव्यू। उन्होंने देखिए बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट किया BPR&D को कि आप इन लॉज को रिव्यू कीजिए जो भी प्रिजन से रिलेटेड एग्जिस्ट करते हैं, एक नया ड्राफ्ट बनाइए। नया ड्राफ्ट बना जिसने फाइनली हमें दिया मॉडल एक्ट 2023, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। आप जानते हैं प्रिजन्स एंड पर्सन्स डिटेन्ड देयर इन, ये स्टेट लिस्ट में आते हैं, यानी कि जो भी प्रिजन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोली वेस्ट करती है विद द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और ये चीज़ यहाँ लिखी है। लेकिन आप जानते हैं जो केंद्रीय सरकार है वो अगर वर्ल्ड ओवर कुछ भी नई बेस्ट प्रैक्टिसेस आई हैं, फॉर एग्जांपल कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है सर्वेलेंस की या किसी भी चीज़ की, तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स को अपडेट करते रहते हैं और प्रोवाइड भी करते रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है बेसिकली। Thus, the Model Act may serve as a guiding document for the states so that they benefit from its adoption in their। तो ये जो मॉडल एक्ट नया आया है ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, मॉडल एक्ट है ना, ये आइडियल है। स्टेट्स अगर इन्हें अडॉप्ट करती हैं, वो ऑफ कोर्स उन पे डिपेंड करता है, थोपा नहीं जा सकता। अडॉप्ट करती हैं तो आप बेनिफिट करेंगे अगर आप अपने जूरिसडिक्शन में से अडॉप्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, पर ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट है। ओके, बेस्ट चीजें इसमें लिखी हैं, जो जो आपको सूट करे आप अडॉप्ट कर लो। व्हाट प्रपोजल्स आर इंक्लूडेड, तो हम देख लेते हैं मॉडल प्रिजन्स एक्ट में क्या क्या लिखा है। और ये आपसे देखिए आंसर में भी पूछा जा सकता है आपके मेंस में डायरेक्टली। एक क्वेश्चन के अगर 3 पार्ट है उसका एक डायरेक्ट पार्ट ये हो सकता है, व्हाट आर द प्रपोजल्स इंक्लूडेड अंडर मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023।
एंड यू मस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ दीज। एटलीस्ट आपको एक तो पता ही है कि रिफॉर्मेटिव और रिहैबिलिटेशन पे ज़्यादा एम्फोसिस है। कुछ कुछ चीज़ें आप खुद ही लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी पे तो डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन होगा कि बेटर सेफ्टी होनी चाहिए, बेटर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। 2-3 पॉइंट्स तो खुद बना के लिख के आ सकते हो और वो सही ही होंगे। ओके, टू एनकरेज गुड कंडक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, गुड कंडक्ट को एनकरेज करने के लिए प्रोविजंस लाए गए हैं पैरोल, फर्लो और रेमिशन से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे देखिए चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, पैरोल, फर्लो और बेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अगर तो एक प्रिजनर को पता होगा कि अगर वो अपना कंडक्ट सही रखता है तो उसे पैरोल मिल सकता है, उसे उसके सेंटेंस को रेमिट भी किया जा सकता है, यानी कि 10 साल की सजा 5 साल की जा सकती है, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, अ क्रूड एग्जाम्पल। ओके, या फिर उसको फरलॉ भी मिल सकता है अगर उसने कुछ बहुत ही भयंकर क्राइम कर दिया है जिसकी वजह से उसको बहुत लंबी इम्प्रिजनमेंट की सजा मिल गई, तो तब भी उसको, अगर वो उसको बेसिकली फरलॉ मिल सकता है। ठीक है, खैर अभी हम डिफरेंस देखते हैं। पहली बात तो पैरोल का मतलब क्या होता है। पैरोल का मतलब है बेसिकली सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस। मतलब हमने प्रिजनर को रिलीज किया है और उस रिलीज करने की वजह से उसका सेंटेंस कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो गया है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप कैदी हैं, लेकिन आपको मैं कुछ दिनों के लिए, फॉर एग्जाम्पल 1 महीने का पैरोल दे रही हूं, तो आप 1 महीने के लिए कैदी नहीं हैं। इन द सेंस, देखिए, ये आपका राइट नहीं है। पहली बात तो पैरोल आपका राइट नहीं है, वो एक स्पेसिफिक रीजन के लिए। जो रेगुलर पैरोल्स होती हैं वो आपकी फैमिली में कोई शादी आ गई है या फिर आपके घर में कुछ इमरजेंसी आ गई है, किसी की डेथ हो गई है रिलेटिव की या कुछ भी, तो इन रीजंस पे बेसिकली पैरोल दिया जाता है। लेकिन क्योंकि एक राइट नहीं है, आप अपने केस को प्रॉपरली जस्टिफाई भी कर दे, सफिशिएंट आपका ग्राउंड्स भी हो आपको पैरोल मिलने के लिए, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है, आपके रिलीज करने से सोसाइटी को कोई थ्रेट है, तो आपको पैरोल डिनाई भी किया जा सकता है क्योंकि एक राइट नहीं है। ओके, तो एक और चीज बेसिकली जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरोल पे क्वेश्चन आ चुका है 2021 के पेपर में, कि पैरोल में जो रिलीज है वो कंडीशनल है, मतलब इट इज सब्जेक्ट टू योर बिहेवियर। तो इसीलिए जब आपको बोला जाएगा कि आपको पैरोल मिलेगा अगर आप अपना कंडक्ट गुड रखेंगे, तो यू विल बी वेरी नाइस, यू विल ट्राई, ठीक है एक बार तो गलती हो गई लेकिन हम कोशिश करेंगे। तो द रिलीज इज कंडीशनल एंड यूजुअली सब्जेक्ट टू बिहेवियर। लेकिन एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, जब कुछ दिनों के लिए आपके सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया गया, राइट, तो जब कुछ दिनों के लिए आपके सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया गया, तो बीच बीच में भी लेकिन आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा पैरोल ऑफिसर को। ठीक है, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर ले, वापस आपको फिर प्रिजन में डाल देंगे। अगर आपने कुछ भी किया, किसी को धमकी दे दी कुछ बाहर जाके, तो वापस, मतलब आपका बिहेवियर ठीक रहना चाहिए बाहर जाके भी। तो ये होता है पैरोल। अब फर्लो क्या होता है, देखिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर अभी भी आपको पैरोल और फर्लो में डिफरेंस नहीं समझ आएगा तो हम डिफरेंसेस भी देखेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले आपको फर्लो पता होना चाहिए कि क्या होता है। जो पैरोल है वो लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट में यूजुअली दिया जाता है, जब आपकी सजा थोड़ी छोटी हो। मोर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही, पर छोटी इम्प्रिजन में भी पैरोल दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो फर्लो है वो होता ही लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट केसेस के लिए है। ओके, तो यानी कि किसी ने एक बुरा काम ही किया है बहुत ज्यादा, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए रिलीज किया जा रहा है कुछ दिनों के लिए क्योंकि इतनी लंबी सजा वो जेल में काट चुका है, बहुत लंबे समय से जेल में है। वो उस इंसान को कुछ होना चाहे, उसे बाहर का यही नहीं पता कि सोसाइटी नाम की चीज भी कुछ होती है कि नहीं, बाहर जाए तो डर जाए, कुछ समझ ना आए, फैमिली कुछ नहीं पता, सोशल उसका कुछ नहीं बचा, बस जिंदा है, ऐसा भी नहीं हो जाना चाहिए। तो फर्लो बेसिकली एक राइट ही है एक प्रिजनर का, एक ह्यूमन राइट कह सकते हैं इनफैक्ट आपको। मतलब जब हम एक ह्यूमन के रूप में पैदा हो गए तो कुछ राइट्स हमें जस्ट ह्यूमन की तरह पैदा होने से ही मिल जाते हैं। तो फर्लो ये सोच के बनाया गया है, ठीक है, कि इट इज सीन एज अ मैटर ऑफ राइट फॉर अ प्रिजनर। ओके, इसमें कोई भी रीजन आपको देने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे घर में शादी है, ये कुछ रीजन की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। ये बस आप पे कोई इल इफेक्ट ना हो जाए, आपके दिमाग पे, आपके नेचर पे, ऑफ प्रोलॉन्ग्ड टाइम स्पेंट इन प्रिजन, इस वजह से आपको रिलीज किया जाता है। मैंने आपको पैरोल में क्या बताया था, वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है,
यानी कि कुछ दिनों के लिए आप कैदी नहीं है। लेकिन फरलॉ का मतलब होता है रिमिशन ऑफ सेंटेंस। अब कैसे वो हम देखेंगे अब जब हम डिफरेंसेस समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये याद कर लीजिए कि पैरोल का मतलब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, फरलो का मतलब रेमिशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि सजा कम हो गई। कैसे, अब वो देखते हैं। देखिए, जब आपको पैरोल पे रिलीज किया जाता है तो आप जितने दिन के लिए रिलीज पे हैं वो आपके सेंटेंस में काउंट नहीं होता। यानी कि अगर आप 1 महीना पैरोल पे हैं तो 1 महीने बाद वापस आके जहां आपने अपनी सजा छोड़ी थी उस दिन, उसके अगले दिन से, 1 महीने के अगले दिन से फिर दोबारा वहीं से टिक 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 शुरू होगा आपका गिनना दिनों का। ठीक है, तो आपको अपनी सजा पूरी काटनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे सेंटेंस रिड्यूस नहीं हुआ, सेंटेंस कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो गया। लेकिन फरलो के केस में रिमिशन है, क्योंकि जब आपको 14 दिन के लिए फॉर एग्जाम्पल रिलीज किया जा रहा है तो वो 14 दिन आपकी सजा में ही काउंट होंगे। ओके, आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो इन द सेंस आपका सेंटेंस रिड्यूस हो गया, क्योंकि कुछ दिनों के लिए तो आप बेसिकली जेल में थे भी नहीं। ओके, तो ये कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। पैरोल इज नॉट द राइट ऑफ अ प्रिजनर, फरलॉ इज द राइट ऑफ अ प्रिजनर। और बेसिकली आपको पता होना चाहिए पैरोल इज इक्विवेलेंट टू सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, वेयर एज फरलॉ इज बेसिकली रेमिशन ऑफ द सेंटेंस। पैरोल के केस में शॉर्ट टर्म कन्फाइनमेंट से रिलेटेड हम इश्यूज देखते हैं, मतलब पैरोल ग्रांट ही शॉर्ट टर्म कन्फाइनमेंट में यूजुअली की जाती है, और लॉन्ग टर्म कन्फाइनमेंट के केस में फरलॉ ग्रांट किया जाता है। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। पैरोल आप जानते हैं 1 महीने के लिए, लेकिन जो फरलॉ है 14 डेज मैक्सिमम, ये चीज है। और एक और लास्ट अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, जो मैं बता चुकी हूँ, आई एम जस्ट रिपीटिंग एंड एग्रीगेटिंग थिंग्स फॉर यू, कि एक स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन की जरूरत होती है अगर आपको पैरोल चाहिए, कि घर पे शादी है, बेटी की शादी है, पापा का कोई इंपॉर्टेंट इशू है या कुछ भी। लेकिन फरलॉ के लिए आपको कोई भी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये जस्ट बिकॉज आपकी जो पनिशमेंट की मोनोटनी है उसको ब्रेक करने के लिए आपको दी जाती है। ओके, तो हम देख लेते हैं कि और क्या क्या यहाँ लिखा है। फॉर रिफॉर्मेशन एंड रिहैबिलिटेशन यहाँ पे लिखा गया है कि एटीट्यूडनल चेंज लेके आना है टूवर्ड्स प्रिजनर्स, यानी कि जो जेलर्स हैं वो अच्छा व्यवहार रखें प्रिजनर्स को। देखिए, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, प्रिजन में जाते ही आप लेस ह्यूमन नहीं बन जाते, कि एक ह्यूमन पहले ह्यूमन था, प्रिजन में जाते ही अब ह्यूमन नहीं बचा, है ना। तो ये हमारा एटीट्यूडनल चेंज होना बहुत जरूरी है। वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट दी जाएगी, ताकि आप बेसिकली खुद को अपना लाइवलीहुड अर्न करना सीख सकें। बेटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड मेजर, कि सेपरेट अकोमोडेशन दी जाएगी विमेन को और ट्रांसजेंडर इनमेट्स को। अभी तक विमेन और ट्रांसजेंडर को बहुत जगहों पे इकट्ठे भी रख लिया जाता था, विच शुड नॉट हैव बीन द केस। ये बहुत ही डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं। ओके, तो अलग रखा जाएगा। टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हाई सिक्योरिटी जेल्स होंगे। और भी मेजर्स यहाँ लिखे हैं। ओपन सेमी ओपन जेल्स, आप जानते हैं राजस्थान में जो ओपन जेल का कॉन्सेप्ट है कितना ब्यूटिफुली वर्क कर रहा है। द हिंदू में इस पे बहुत बार आर्टिकल्स आ चुके हैं, अगर आप द हिंदू फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं बहुत सारे। अभी रिसेंटली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ही बेंच पे और भी आई थिंक जस्टिस संजय किशन कौल भी गए थे वहां पे, तो उन्होंने भी काफ़ी तारीफ की कि राजस्थान की जो ओपन जेल का मॉडल है जो 1950 से चला आ रहा है, कि और जगह पे प्रमोट करना चाहिए। तो ओपन जेल में क्या होता है कि आपकी फैमिली भी बेसिकली इट्स लाइक अ ग्राउंड, आपकी फैमिली भी बेसिकली वहीं आके आपके साथ रह सकती है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, है ना। और कोई सिक्योरिटी वगैरह किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, है ना। आपके पास टाइम होता है, इतने टाइम तक आप बाहर भी जा सकते हो। इट्स लाइक अ होम, अ कम्युनिटी होम, जहाँ पे सारे अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और किसी ने भी आज तक एक भी केस राजस्थान में ऐसा नहीं आया कि ओपन जेल में अगर किसी को रखा गया तो उसने दोबारा वो क्राइम रिपीट किया जो उसने पहले किया था। एक सोशल सेंस भी रहता है ना, कि हमसे गलती हो गई अपनी फैमिली को देख के, कि आज ही हम ना भुगत रहे होते, जो है ना। तो वो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो उसका मेजर यहाँ लिखा गया है। अलॉन्ग विद प्रिजन एक्ट, और भी जो एक्ट थे उनको भी बेसिकली रिव्यू करके उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूड किए गए हैं इस मॉडल एक्ट में। अब हम देख लेते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ गई थी इस एक्ट को रिफॉर्म करने के लिए। वही चीज़ जो मैंने बताई, पहली बात तो कॉलोनियल हैंगओवर, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कोड़े पड़ना, विपिंग, कम से कम यानी कि मैक्सिमम 30 आप कोड़े मार सकते थे, वो था। लेकिन विपिंग तो आप जानते हैं कि हमें सब्जुगेट करने के लिए किया जा रहा था पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, इट वाज रॉन्ग। ओके, तो
बहुत ज़रूरी था कि इन चीज़ों को हटाया जाए, कि प्रिजन्स को रिफॉर्मेटिव बनाया जाए, करेक्शनल बनाया जाए, ताकि वो आगे से कभी कोई गलती ना करे, ना कि उनको पनिशमेंट दी जाए। फॉर बेटर लिविंग फैसिलिटीज़ ऑफ प्रिजनर्स। ओके आप जानते हैं, देखिए प्रिजनर्स को बेहतर बनाना, सेफ बनाना, सिक्योर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंदर भी जेल में आपस में ये राइवल गैंग्स होते हैं, उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कोई बर्तनों से एक दूसरे को मार देता है। अभी रिसेंटली जो ताजपुरिया मर्डर हुआ, जिसमें एक 33 ईयर ओल्ड इनमेट को तिहाड़ जेल में उसके राइवल गैंग ने मरवा दिया। तो ये चीज़ें ना हो, इसीलिए भी ये मॉडल एक्ट लाया गया है। और प्रिजन्स किस तरह के इश्यूज फेस कर रहे हैं आप जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा अंडर ट्रायल्स हैं। ठीक है, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2021 का ये कहना है कि मोर देन 77% ऑफ जेल इनमेट्स आर अंडर ट्रायल्स, जो अपने ट्रायल शुरू होने का वेट कर रहे हैं, जिनका ट्रायल ही चला जा रहा है। एंड दिस इज सच अ ह्यूज नंबर। ये सेम डेटा ये भी कहता है कि 25% ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन, प्रिजनर पॉपुलेशन, इज इलिटरेट। उनको अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है कुछ भी, तो बस वो बेचारे जी रहे हैं कई लोग तो। ठीक है, हाई ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ प्रिजन्स। अब यहाँ पे ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल्स की बात आ गई। एनसीआरबी का 2021 का स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि टोटल 5,54,034 पीपल रहते हैं प्रिजन्स में अक्रॉस द कंट्री, लेकिन कैपेसिटी सिर्फ 4,25,000 के करीब की है। तो और अगर हम दिल्ली के प्रिजन्स की बात करें तो ऑक्यूपेंसी रेट 183% है। अगर 100% ऑक्यूपेंसी कैपेसिटी है तो उससे 83% ज़्यादा यहाँ बेसिकली हम ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है हमने। डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग बेल आप जानते हैं, एक तो देखिए बहुत सारे केसेस आजकल ऐसे हैं ना, जैसे अगर हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करें तो यूआपा या फिर पीएमएलए और बहुत सारे ऐसे लॉ स्ट्रिंजेंट एग्जिस्ट करते हैं कि बेल ऑब्टेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड, उसके लिए बेल बॉन्ड के लिए पैसा और ये सब वगैरह नहीं है, लोगों को अपने राइट्स के बारे में भी नहीं पता। और जो एडजुडिकेशन में पेंडेंसी ऑफ केसेस की वजह से जो डिले हो रहा है बेल ऑब्टेन करने में, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यूनियन गवर्नमेंट को कि देखिए हम आपको सजेस्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, एक सेपरेट बेल एक्ट लेके आइए, क्योंकि बेल से बड़ा कोई भी कंसर्न नहीं है इस समय, टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग बेल। मतलब देखिए ऐसा है कि बेल ग्रांट करना सब्जेक्टिव है, किसी को मिल रही है किसी को नहीं मिल रही, जबकि दोनों का सेम क्राइम है। ऐसा क्यों? जब कुछ यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसके लिए एक एक्ट की जरूरत है ना। वैकेंसीज इन प्रिजन ऑफिशियल्स इन उत्तराखंड, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में 60% से ज़्यादा जो ऑफिसर पोजिशन हैं वो वेकेंट हैं। तो बर्डन बढ़ गया जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर प्रिजन्स की मैनेजमेंट का। ओके अब प्रिजन्स के अंदर भी क्राइम हो रहे हैं, क्राइम करने की वजह से ये अंदर गए हैं, अंदर जाके भी क्राइम कर रहे हैं, तो उसको भी मैनेज करना है, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। अननेचुरल डेथ्स इन प्रिजन, आप जानते हैं सुसाइड्स बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, और इस वजह से फॉरलॉ जैसी चीज़ें, पैरोल जैसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2021 का ये कहना है, देयर वर 185 अननेचुरल डेथ्स ऑफ इनमेट्स इन 2021 विद 150 इनमेट्स कमिटिंग सुसाइड। सजेशंस क्या है प्रिजन्स को रिफॉर्म करने की? 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, आप इसको एक फ्लो चार्ट सोर्ट ऑफ बना के कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कोई डायग्राम बना के 3 प्रिंसिपल्स, कोई गोला बनाइए, आगे 3 पॉइंट्स बनाइए और लिख दीजिए। ठीक है, पहला कि एक पर्सन जो है वो कम पर्सन नहीं बन जाता प्रिजन में जाते ही, नॉन पर्सन नहीं बन जाता। दूसरा, अ पर्सन इन प्रिजन इज एंटाइटल्ड टू ऑल ह्यूमन राइट्स विद इन द लिमिटेशंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। ओके, तीसरा, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर एग्रीवेटिंग द सफरिंग। ऑलरेडी सफर कर रहे हैं यार, जेल देने का मतलब क्या है कि उनको थोड़ा सफर करवाना है ना, कैद करने का मतलब यही है, तो अंदर और उनके साथ बदसलूकी क्यों? ऑलरेडी सफर कर रहे हैं तो उसको और एग्रीवेट नहीं किया जाना चाहिए। ईजियर बेल प्रोविजंस, जो सेक्शन 436A है सीआरपीसी का, उनका ये कहना है, इस पर्टिकुलर सेक्शन का ये कहना है कि अ पर्सन हैविंग अंडरगॉन, अगर कोई इंसान जो मैक्सिमम पनिशमेंट उसको मिल सकती है अपने क्राइम की, उसका आधा टाइम बिता चुका है डिटेंशन में, ठीक है, तो उसको बेल मिल जानी चाहिए, एक्सेप्ट दैट डेथ पेनल्टी के केस में। अगर उसने इस तरीके का क्राइम किया जिसमें डेथ पेनल्टी मिलती है, उसको छोड़ के हर केस में हाफ किया जा सकता है। ओके, फास्टर डिस्पोजल ऑफ बेल केसेस, हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017, एपेक्स कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि देखिए एक्सपीडिशियस डिस्पोजल कीजिए बेल एप्लीकेशंस का। ओके, क्योंकि बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। मुल्ला कमेटी आप जानते हैं, जस्टिस ए एन मुल्ला कमेटी, प्रिजन्स पे कोई भी क्वेश्चन आए, जस्टिस ए एन मुल्ला कमेटी के बारे में मेंशन करना है।
उन्होंने कहा है, उनकी रिकमेंडेशंस हैं कि प्रिजन स्टाफ जो है उनको ट्रेन कीजिए, पहली बात तो डिफरेंट कार्डर्स बनाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस मुल्ला कमेटी की ये हैं कि एक ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट की जाए सेपरेट, इंडियन प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड recommendation. Okay, aftercare, rehabilitation and probation to be an integral part of the prison service. इन सबको ट्रेन किया जाए कि कैसे रिहेबिलिटेशन, गुड कंडक्ट और रिफॉर्मेशन कैसे लाई जा सकती है प्रिजनर्स में, उसके लिए ट्रेन किया जाए इस सर्विस को. प्रेस एंड पब्लिक टू बी अलाउड इनसाइड prisons and allied correctional institutions periodically, under trials and jails to be reduced to bare minimum and they kept be. हाँ, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि कन्विक्ट से उनको दूर रखा जाए, जो दोषी साबित हो चुके हैं अंडर ट्रायल्स को उनके साथ ना रखा जाए, उनको भी थ्रेट है और सही भी नहीं है. ओके, तो ये देखिए, खुद से आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे जो नार्को और ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. आप जानते हैं गवर्नेंस में आपका जो GS2 में गवर्नेंस पे जो भी क्वेश्चन आता है, ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन आता ही आता है, राइट. तो उसमें आप केरला का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि केरला फर्स्ट फुल ई गवर्नेंस स्टेट बन गई है भारत की. क्यों? क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज को, अपनी ऑलमोस्ट सारी गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटाइज कर दिया है. ठीक है, जिससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंट और प्रॉम्प्ट डिलीवरी होगी सर्विसेज की टू इट्स सिटीजन्स. ओके, ICTs यूज करके और इनिशिएटिव्स क्या हैं केरला के, केरला ऑप्टिक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट, KFON, E7M, ये आप लिख सकते हैं. ठीक है, केरला का एग्जाम्पल. अब हम आते हैं नार्को एनालिसिस टेस्ट पे. तो देखिए, अब हम नार्को टेस्ट की अगर हम बात करें तो नार्को टेस्ट को हम क्या कहते हैं. नार्को टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, इसमें एक इंसान में एक पर्टिकुलर केमिकल को इंजेक्ट किया जाता है. ठीक है, इंजेक्शन के माध्यम से आपको सोडियम पेंटोथल दिया जाता है, जिसे हम ट्रूथ सीरम भी कहते हैं. ट्रूथ सीरम क्यों? क्योंकि इसके इंजेक्शन के बाद आप केवल सच ही बोलेंगे. कैसे बोलेंगे? क्योंकि इस इंजेक्शन की वजह से, इस पर्टिकुलर केमिकल की वजह से क्या होता है, आपके सोचने समझने की शक्ति ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है या बहुत कम हो जाती है. जो खुद की सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो बहुत लोअर हो जाती है, यानी कि आप खुद को सच बोलने से रोक नहीं सकते, सब कुछ रिफ्लेक्स आंसर्स आएंगे आपके अंदर से. ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये एक साइकोलॉजिस्ट की गाइडेंस में ही परफॉर्म किया जाता है, और एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी या फिर एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं. सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए, जब भी नार्को एनालिसिस टेस्ट की बात हो तो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक केस हमेशा आता है, सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अनदर 2010. सेल्वी केस भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा. तो सेल्वी केस 2010 क्या है, बेसिकली उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, देखिए जो नार्को एनालिसिस है, ब्रेन मैपिंग है, पॉलीग्राफ टेस्ट्स हैं, ये उनके कंसेंट के बिना, प्रिजनर के कंसेंट के बिना या किसी पर्सन के कंसेंट के बिना नहीं परफॉर्म किया जा सकता, नहीं कंडक्ट किया जा सकता. तो जब आपने न्यूज़पेपर्स में देखा कि जो पूना वाला था, उन्होंने कंसेंट दिया कि मैं तैयार हूँ, मुझे पता है. देखिए, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसको क्या करना होता है, जिसका नार्को परफॉर्म करना है उसको बताना होता है कि देखिए ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और इसके बाद आप सच बोलेंगे ऐसा होगा, क्या आप अग्री करते हैं आपका नार्को टेस्ट हो जाए? तो फिर वो बोलता है कि जी हाँ, मैं अग्री करता हूँ, मेरा नार्को टेस्ट हो और मुझे बिल्कुल अवगत करवा दिया गया है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. तो ये बेसिकली होना बहुत ज़रूरी है, ये सेल्वी केस में बोला गया था. जजमेंट ने और भी चीज़ें कही थी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, कि जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि खुद के केस में खुद के खिलाफ एविडेंस आप नहीं बनाया जा सकता आपको, तो वो चीज़ भी यहाँ पे कही थी. इस वजह से आप जानते हैं कि जो भी नार्को में बोला जाएगा वो एविडेंस की तरह नहीं यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि आप खुद के खिलाफ एक एविडेंस नहीं बन सकते. आर्टिकल 21 के भी खिलाफ जाता है ना, ये तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के भी खिलाफ. तो ये चीज़ यहाँ लिखी है. ओके, नार्को एनालिसिस रिपोर्ट इज नॉट एडमिसिबल एज प्राइमरी एविडेंस इन द कोर्ट. लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन और मटेरियल जो सब्सिक्वेंट, देखिए फॉर एग्जांपल अगर पूना वाला ने ये कहा कि श्रद्धा वालकर का हेड जो है, जो नहीं मिल रहा, वो जंगल के इस कोने में है, मैंने वहां फेंका था. ठीक है, तो जो उन्होंने बोला वो उनके खिलाफ एविडेंस की तरह यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो उन्होंने बोला उसके बाद जो पुलिस है वो गई और उनको हेड एग्जैक्टली जंगल के उसी कोने में मिला, तो वो हेड डेफिनेटली उनके एविडेंस के खिलाफ, एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है उनके खिलाफ कि इन्होंने ये फेंका ऐसा. आई होप यू गेट माई पॉइंट.
ठीक है। या फिर अगर किसी एक क्रिमिनल ने या किसी इंसान ने भी कहा कि मेरी एक रिपोर्ट है जिसमें मेरी सारी सच्चाइयाँ लिखी हुई है, मैंने एक इतना बड़ा क्राइम किया, इतने घपले किए हैं, और वो वहाँ पे पड़ा है, ठीक है, उस अलमारी में जाके वो सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, तो उसका ये बोली हुई चीज़ उसका एविडेंस नहीं है उसके खिलाफ, लेकिन अगर उन डॉक्यूमेंट्स में सच में उसके घपले लिखे हुए हैं तो वो एविडेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं नार्को टेस्ट, हमने देख लिया, नार्को में इंजेक्शन होता है सोडियम पेंटोथॉल का। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है? देखिए, पॉली से ना पी याद रखिएगा, और पी स्टैंड्स फॉर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है। तो आई एम जस्ट एक ट्रिक बता रही हूँ आपको, ठीक है। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में क्या आता है कि आपका हार्ट रेट बढ़ गया, पल्स रेट बढ़ गई, स्वेट होने लग पड़ा, आप घबरा गए, है ना, तो ये करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो एक पॉलीग्राफ टेस्ट में, जैसे यहाँ लिखा है, इट इज़ लाइक अ फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ओनली। तो कोई सब्सटेंस इंजेक्ट नहीं किए जा रहे आपकी बॉडी में, इंस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ब्रीदिंग, और ये सब कुछ यूज किया जाता है। तो आपसे कुछ कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आपको आंसर करना होता है, और आपको बेसिकली टेस्ट किया जाता है कि आपको आंसर करते हुए घबरा तो नहीं रहे आप, आपकी ब्रेथ रेट कैसी है, आप स्वेट तो नहीं कर रहे। तो ये होता है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट में क्या होता है, जैसे हम P300 टेस्ट भी कहते हैं, इसमें ब्रेन की एक्टिव, देखिए सबसे एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे एक्यूरेट इन तीनों में से ब्रेन मैपिंग टेस्ट ही है। आप यहाँ पे भी खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, नार्को को भी इवेड कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन मैपिंग टेस्ट को इवेड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बेसिकली अगर आपके सामने कोई भी एक क्राइम साइट की इमेज चलाई गई, तो आपके जो दिमाग के न्यूरॉन्स हैं, जो जो ब्रेन है, वो तो खुद से फंक्शन कर रहा है ना, उसको कैसे कंट्रोल करोगे? तो ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, ब्रेन कैसे रिएक्ट कर रहा है वो सीन देख के, उसको बेसिकली कैप्चर कर लिया जाता है, न्यूरो इमेज कर लिया जाता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।